हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर आर फ्रेंड्स और द फ्यू। यानी कि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन। हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको क्लियरली कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन जो लिविंग बींग्स जि जिनके अंदर वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर सकते हैं या उनके अंदर रेस्पायरेशन होता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसका जनरल यूज़ करते हैं हम एज ए ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है, इट इज़ यूज्ड फॉर टू टाइप ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक आते हैं मैक्रो और दूसरे आते हैं माइक्रो। जो ये मैक्रो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ ट्रीज़ देख पाते हैं, एनिमल्स देख पाते हैं, छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म देख पाते हैं। ठीक, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैक्रो। बिकॉज इनका जो बॉडी है, जो इनका शरीर है, वो बहुत सारी मल्टीपल सेल से बना हुआ है। दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं कि दे आर द मैक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर द एनिमल्स और प्लांट्स, because they can be seen easily by our naked eyes or without using any kind of aid। हम इनको आसानी से देख पाते हैं। लेकिन एक ऐसा यूनिवर्स भी है या इसी यूनिवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इवन वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपने एक का नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये हमको दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन दे आर द रीज़न ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी सराउंडिंग में होती हैं। अगर आपको इनको देखना है तो आप क्या करें, एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ब्रेड को हम ओपन में रख दें जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो, तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद इसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स या फिर ये आपको रोम रोम रुएं जैसी स्ट्रक्चर्स जो दिखाई देती हैं, इन पेचेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये छोटे छोटे प्लांट्स जैसे दिखाई देते हैं। इनको बोलते हैं मोल्ड्स। और इसका ये आता है जिस कैटेगरी में, उसका नाम है फंगाइस। तो ये मोड्स जो होते हैं ये फॉर्म हो जाते हैं और ये क्या है, एक प्लांट्स की तरह होते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, ये फंगस होते हैं। ये बहुत तेज़ी से किसी भी सड़ी गली चीज़ पर डेवलप होते हैं जो कि एक तरीके से ऑर्गेनिक हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेदर हो, लेदर के शूज़ पर आप देख पाओगे ब्रेड, रोटी या फिर जो भी खाने के मटेरियल होते हैं उन पे मोल्ड्स जो होती हैं डेवलप हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और जानना है तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉइल लें गार्डन से, इस सॉइल को वाटर में डिसॉल्व करें, फिर इसको एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर कर लें। जब आप इसको फ़िल्टर करेंगे उसके बाद जो वाटर आपके पास आता है उसकी सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप लेनी है और इस सिंगल ड्रॉप को आप एक स्लाइड पर रखकर, ये स्लाइड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, उस ड्रॉप को हम एक स्लाइड पर रखें और इस स्लाइड को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आते हैं और जो लैब वगैरह में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मूव करती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं यही कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कंज्यूम, और ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ से एनर्जी के फॉर्म में।
तो इनकी एनर्जी आती है नॉर्मली, ये कार्बन और एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम एक और एक्टिविटी करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चारों तरफ कहीं एक पॉन्ड होगा, तालाब, और इस तालाब से अगर आप एक ड्रॉप वाटर लें, ओनली वन ड्रॉप ऑफ वाटर, और इसको तुम सेम स्लाइड पर रखने के बाद किसी दूसरी स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप में अगर एग्ज़ामिन करते हो, माइक्रोस्कोप में अगर आप एग्ज़ामिन करते हो, तो आप पाओगे कि इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। इट शोज़ कि हमारे सराउंडिंग में एक वाटर ड्रॉप के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर तुम एक पिंच मिट्टी लेते हो ज़मीन से, तो उसके अंदर लैक्स और करोड़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये इतने छोटे हैं कि आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं। इस ड्रॉप के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इवन दे ओनली कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप ओनली। इवन यू कांट इवन सी देम विदाउट दैट। अब इनको अगर क्लासीफाई करने की बात आती है, तो क्लासीफाई करने के लिए इनको जनरली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 4 मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक मेंबर और है इस ग्रुप में जो ऐड होता है फर्दर, एंड दैट इज़ मोर स्मॉलर देन दिस ऑल 4। इन सबसे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड दैट इज़ वायरस। ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, बट इसको रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है कोई भी दूसरी लिविंग सेल। ये खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसको डिपेंड रहना पड़ता है किसी होस्ट सेल पर, जिसके अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और वो होस्ट सेल हो सकती है या तो कोई बैक्टीरिया, जो कि हमने पहला वाला मेजर ग्रुप देखा, या फिर कोई प्लांट, और या फिर कोई एनिमल। और यही रीज़न है कि ये हमेशा क्या करते हैं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम में एक डिसीज़ को फैला देते हैं। अब फर्दर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों की, और जिसकी जो जनरली फैलती हैं वायरस से, प्रोटोजोआ से और बैक्टीरिया से। अगर मैं इनकी बात करूं, तो आपने सुना होगा कि जो कोल्ड होती है और इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, और दूसरी कफ, ये सारी की सारी डिसीज़ फैलती हैं वायरस से। एंड दीज आर कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसी डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएं, लाइक संक्रमित डिसीज़ होती हैं। जब भी आप किसी कफ वाले या इन्फ्लुएंज़ा वाले या कोल्ड वाले पर्सनस के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी डिसीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा वायरस कॉज्ड होती हैं और बहुत सीरियस होती हैं। ये सीरियस डिसीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पोलियो और चिकन पॉक्स। These were very common disease in before the 20s. That time a lot of the people died because of them. इंडिया में itself to control the polio एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको बोलते हैं पोलियो प्रोग्राम। पोलियो प्रोग्राम
और इस प्रोग्राम के थ्रू ही इंडिया से पोलियो को एलिमिनेट करने में हेल्प मिली है। इसी तरह होती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के शरीर पर बहुत छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। दैट्स मीन ये भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो इससे बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर जब लोग अनअवेयर थे इन चीज़ों से तो लोग संक्रमित होते थे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ के बारे में। प्रोटोजोआ जो हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीज़ है डायरिया या डिसेंट्री। ये बीमारी जब होती है जबकि इंसान को इसे जनरली बोला जाता है पेचिस। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आने लगता है या उनकी जो मेम्ब्रेन होती है एक तरीके से अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन वो बाहर आने लगती है हमारे फेसिस के साथ। उसके बाद दूसरी बीमारी आती है मलेरिया। इससे मलेरिया भी होती है और मलेरिया का रीज़न है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड या फिर कैरिड बाय मॉस्कीटो। हम इस मॉस्कीटो के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम इज़ वन ऑफ प्रोटोजोन। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया कॉज्ड डिसीज़ के बारे में। इसमें एक दांतों की बीमारी भी आती है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से ब्लडिंग होने लगती है जब आप किसी हार्ड चीज़ को खाते हैं तो, और मसूड़ों पे सूजन रहती है मोस्टली। ये भी बीमारी प्रोटोजोआ से ही होती है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कॉज डिसीज़। कॉज डिसीज, अगर हम बात करें बैक्टीरियल कॉज डिसीज़ के बारे में तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास टाइफॉइड। और इसके साथ ट्यूबरक्लोसिस। जनरली ये डिसीज़ जो होती हैं ट्रांसमिशन से होती हैं या फिर होती हैं गंदे पानी को पीने से। वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो इनका हैबिटेट क्या है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करने वाले हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दे कैन सर्वाइव इन एनी ऑफ द हैबिटेट। और इनकी जो टाइप्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं या इनकी स्पीसीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रह सकती हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस, दे आर सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर। तो अगर हम बात करें कि किस एनिमल्स जब होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मैक्रोसेलुलर। या यूनिसेलुलर और पॉलीसेलुलर या हम कुछ भी वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं इनकी बॉडी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में रहती है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल हो सकती हैं और इनका पूरा जेनेटिक मटेरियल या इनका प्लाज्मा ये सब कुछ इसी से करते हैं। मूवमेंट के लिए इसके अंदर सीलिया का फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। सीलिया मतलब इसी स्ट्रक्चर का बाहर निकल जाना जो मोशन में हेल्प करेगी। खाने के लिए भी ये अपनी इस पूरी सेल का ही यूज़ करते हैं।
अब अगर बात करें हम कुछ की, जो कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और साथ में यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही कैटेगरी आती हैं। एक होती है हमारी सम ऑफ द एल्गी, जो कि मल्टी सेलुलर भी होती हैं, और इसके साथ आती हैं फंगई। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दे कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें रेंजिंग, अगर हम इसकी देखें तो आप पाएंगे कि ये रह सकते हैं आइस कोल्ड ग्लेशियर क्लाइमेट और इवन हॉट स्प्रिंग्स, जिनका टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इवन दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट along with that marshy lands, or even they also can survive in human body, animal body, and plants. They can live at any place or anywhere. It also depends on their habitat. A big variety of area they can survive in. इस चैप्टर में जो सबसे ख़ास चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले फ़ायदे या फिर उनसे होने वाले नुकसान। तो ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। अस माने हमारे लिए ये कितने बेनिफिशियल हैं और कितने हार्मफुल, हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फोकस करूँगा इसी पार्ट पर कि क्यों बेनिफिशियल हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रिपरेशन होती है कर्ड, ब्रेड और केक, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ऑल। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट क्या करता है कि वो कन्वर्ट कर देता है कर्ड को, ब्रेड को और केक को फ्रॉम देयर रिएक्टेंट और मटेरियल। तो हमने देखा होगा कि इन चीज़ों को बनाने के लिए हम ईस्ट का नॉर्मली यूज़ करते हैं। इवन इसके अलावा फूड मटेरियल के अलावा भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई एनिमल मरता है तो वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट को क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन डेथ ऑफ एनिमल or along with that the one thing that is generally like vegetable waste, food materials after being spoiled, they all create organic waste। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगी इनको तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सिंपल सब्सटेंस फर्दर बाय द एनिमल और प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। इसी के साथ जिस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे वो है कि बैक्टीरिया का रोल और क्या क्या है। तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया they are very very useful for the formation of the medicine।
जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फिक्स करते हैं, इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उसका हमको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड। चलो कर लो।